कॉमर्स स्पिरिट द CS। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर को। ये 2021-22 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ। तो ये होता है आइडियाज़, यानी कि संप्रेषण विनिमय होता है आइडियाज़ का, इंफॉर्मेशन का, थॉट्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज। संप्रेषण का क्षेत्र कहाँ तक है, तो बहुत ही व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन मॉडर्न एज सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज। आज के युग में संप्रेषण का महत्वता कहाँ तक है, तो ये इन ऑल प्लेसेस, यानी कि हर जगह ये एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कम्युनिकेशन इज आर्ट, साइंस एंड बोथ। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ। क्वेश्चन नंबर 5 है बिजनेस कम्युनिकेशन इज। व्यावसायिक संप्रेषण क्या होता है, तो ये एक तरीके का 2 वे प्रोसेस होता है। कोई भी कम्युनिकेशन है वो 2 वे प्रोसेस होता है। जैसे सेंडर ने कुछ भेजा और उसके रिप्लाई में रिसीवर कुछ एक्सपीरियंस करता है, कुछ एक्शन करता है, या फिर उस चीज़ से सीखता है। वो हर एक चीज़ आपका रिस्पॉन्स की तरह होता है, फीडबैक की तरफ होता है। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ाती हूँ, फिर आप कुछ कमेंट करते हैं, तो वो क्या है, मेरा पढ़ाना एक तरफ से सेंडर का, और फिर आप अपनी तरफ से कुछ भेजते हैं, तो वो रिस्पॉन्स होता है, फीडबैक होता है। तो सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, तो 2 वे प्रोसेस होता है। 6 है कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन क्या है, तो वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कम्युनिकेशन है, US में कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज कम्युनिकेशन। संप्रेषण क्या है, यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है और द्विमार्गीय प्रक्रिया है। तो ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि एक मैनेजरल प्रोसेस भी होता है, प्रबंधकीय प्रक्रिया भी, और कॉन्टिन्यूअस है। जैसे सेंडर ने कुछ भेजा, रिसीवर उसको कुछ भेजेगा, उसके रिस्पॉन्स में सेंडर कुछ भेजेगा, रिसीवर कुछ भेजेगा, 1 बाय 1 करके वो चीज़ें कंटिन्यू होती रहती हैं, और 2 वे प्रोसेस अभी समझे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 4S ऑफ कम्युनिकेशन इज। संप्रेषण में 4S का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसेरिटी। यानी कि संक्षिप्त होना चाहिए, शॉर्ट में आप चीज़ों को समझाएं, सिंपल होना चाहिए, साधारण भाषा का प्रयोग होना चाहिए ताकि रिसीवर उसको समझ सके, और उसमें स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि शब्दों में ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला उस चीज़ को समझ सके, उसको सुने, और सिंसियर तरीके से वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। यानी कि संगठनात्मक संबंध के आधार पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जो स्ट्रक्चर फॉलो करके किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल, और जो बिना स्ट्रक्चर के, जैसे 2 दोस्त बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ उद्देश्य नहीं है उनका कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कैसे होगा, किस तरीके से हमको काम करना है, ये सारी चीज़ें बातचीत नहीं कर रहे होते हैं। वहाँ पे मूवीज़ की बातें चल रही होती हैं, घर की बात चल रही होती है। तो जब स्ट्रक्चर को फॉलो करके नहीं किया जाता है तो उसे अनौपचारिक कहते हैं, और जब पूरा एक प्रोसेस को पूरी प्रक्रिया के तहत किया जाता है तो उसे हम लोग औपचारिक कहते हैं। तो ये संगठन के संबंधों के आधार पर है। वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन किसके माध्यम से किया जा रहा है। जब मीडियम की बात आएगी तो वो या फिर तो वर्बल हो सकते हैं, नहीं तो नॉन वर्बल हो सकते हैं। शब्दों के माध्यम से हो सकता है, नहीं तो शारीरिक भाषा का प्रयोग करके भी हो सकता है। रिटन और ओरल वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि जब कम्युनिकेशन अप डाउन या फिर इस तरीके से फ्लो हो रही हो, तो वर्टिकल किसे कहते हैं, जब इस तरीके से हो, और लेटरल जब होती है तो उसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल। जैसे टॉप मैनेजर है, वो अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल कम्युनिकेशन कहेंगे, लंबवत। और क्षैतिज का मतलब क्या है कि एक मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर, ये बात कर रहा है सेल्स मैनेजर से, या फिर एक सबऑर्डिनेट है दूसरे सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से बात कर रहा है, तो दोनों एक ही पोस्ट पर हैं। जब ये बातचीत करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और इसी में एक और आता है डायगोनल। डायगोनल में क्या है कि जब कम्युनिकेशन इस तरीके से फ्लो होता है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है और सेल्स मैनेजर है, अगर ये अपने नीचे के कर्मचारी से बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। और इसका सबऑर्डिनेट यहाँ पे है, सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर के किसी कर्मचारी से बात कर रहा है, तो इस तरीके से फ्लो हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं डायगोनल।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो। निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं होता है। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, ये तीनों अभी हम लोग समझें कि क्या क्या होता है। ये सब किसके आधार पर है, कम्युनिकेशन किस तरीके से प्रवाहित किया जा रहा है। नॉन वर्बल किसका पार्ट होता है, शब्दों का माध्यम से कर रहे हैं कि नहीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण का माध्यम नहीं है। तो रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, टीवी पे हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ सब जगह ओरल कम्युनिकेशन होगा। लेकिन जो क्वेश्चनायर तैयार किया जाता है वो एक लिस्ट होता है क्वेश्चंस का, उसके अनुसार आंसर दिए जाते हैं फिल करके, तो ये रिटन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैसेजेस, संदेश क्या होता है। तो ये स्ट्रक्चरल होता है, यानी कि संरचना के अनुसार तैयार किया जाता है। और इसे हम लोग रॉ मटेरियल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो डेटा होता है वो रॉ होता है। जब उसका पूरा प्रोसेस कर लिया जाता है, उस डेटा को हम लोग एक सिस्टम से रख देते हैं, तो उसे हम लोग मैसेज या इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसीलिए इसे संरचनात्मक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रिस्पॉन्स रिसीव्ड टू अ मैसेज इज कॉल्ड। संदेश के परिप्रेक्ष्य के से प्राप्त प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि जो संदेश भेजा गया है उसके बदले में जो प्राप्त प्रतिक्रिया है उसे क्या कहते हैं, प्रतिपुष्टि कहते हैं या फीडबैक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द अरिस्टॉटल मॉडल कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। अरस्तु मॉडल में संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होता है आपका 5 प्रकार का। इसमें 5 प्रकार भी पूछ सकता है। तो सेंडर होता है, रिसीवर होता है यानी कि भेजने वाला, उसे प्राप्त करने वाला। फिर ओकेजन होता है, एक ओकेजन मतलब क्या है कि किस अवसर पर ये कम्युनिकेशन किया जाएगा। स्पीच होता है जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि मैसेज। और एक होता है उस स्पीच का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो ये 5 चीज़ें दिए थे एरिस्टॉटल। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मर्फीज मॉडल ऑफ दिस आर दिस। मर्फी ने कितने अंग में कम्युनिकेशन को डिवाइड किया है। तो इन्होंने बोला था कि कम्युनिकेशन में 4 चीज़ें आती हैं। सेंडर आता है, रिसीवर आता है, फिर वो फीडबैक जो मिलता है वो होता है, और उसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट होता है। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि किस चीज़ को हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, आइडिया क्या है। तो ये 4 चीज़ें मर्फी ने बताई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राइड मॉडल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज गिवन बाय। प्राइड मॉडल किसने दिया था। तो ये दिए थे वर्धमान एवं वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एनी बिजनेस इज। प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी भी व्यवसाय के लिए क्या होता है। तो वो जीवन रक्त के समान होता है, लाइफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 18 है, कम्युनिस्ट कम्युनिकेशन थ्योरी इज प्रोपाउंडेड इन। तो ये कम्युनिस्ट संप्रेषण सिद्धांत किस में दिया गया था। तो ये दिया गया था 1917 में। आई थिंक ये लेविन दिए थे, नाम नहीं मुझे याद है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द आइडियल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज। संप्रेषण का आदर्श सिद्धांत क्या है। तो ये है लिबरल संप्रेषण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20 है, ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज। संप्रेषण का सबसे प्राचीन सिद्धांत क्या है। तो ये है वैदिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज़ फेमस फॉर इट्स कम्युनिकेशन पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण नीति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है जापान। जापान में कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैदिक कम्युनिकेशन थ्योरी इज पॉपुलर इन। वैदिक संप्रेषण किस में प्रचलित है। तो ये इंडिया में ज़्यादा प्रचलित है। वैदिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आप अपने अंतर्मन से बात कर रहे हैं, जैसे योगा वगैरह हम लोग करते हैं, तो वो इसी से संबंधित होता है वैदिक कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेसिस ऑफ ब्रिटेन कम्युनिकेशन प्रोसेसेस। ब्रिटेन की संप्रेषण प्रक्रिया किस पर आधारित है। तो ये आधारित है क्रिश्चियन सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मैसेज क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। जो डेटा होता है वो रॉ होता है, यानी कि कच्चा है अभी, उसको प्रोसेस करके जब मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे हम लोग सूचना बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इन्फॉर्मेशन मैसेज इज कैलकुलेटेड बाई। तो ये बिट के माध्यम से किया जाता है गणितीय सिद्धांत के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉर्म्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन इज। मौखिक प्रस्तुतिकरण कितने प्रकार का होता है। तो ये 5 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिमेंटिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद। शाब्दिक कठिनाई किससे संबंधित होती है। तो
शाब्दिक मतलब क्या है कि शब्दों का प्रयोग करना। जब भी कोई शब्द हम यूज़ करते हैं और उसके कई अलग अलग मीनिंग हों तो वहाँ पे सिमेंटिक प्रॉब्लम आता है। ये क्या हो जाएगा, मीनिंग एसोसिएटेड विद वर्ड। जो भी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उसके साथ जितने भी शब्द जुड़े हुए हैं उससे सिमेंटिक प्रॉब्लम आता है। जैसे कोई वर्ड बोल दिया और उसके 2-3 मीनिंग होते हों तो रिसीवर उसको किस तरीके से कंसीव करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, फॉल्टी ट्रांसलेशन रिलेटेड टू। त्रुटिपूर्ण अनुवादन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सिमेंटिक वेरियर से। क्वेश्चन नंबर 29 है, रेपर्टरी रिलेशन रिलेटेड टू। प्रतिष्ठात्मक संबंध किससे संबंधित होता है, तो ये पर्सनल बैरियर से संबंधित होता है, व्यक्तिगत अवरोध। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनमेच्योर इवेल्युएशन रिलेटेड टू। अपरिपक्व मूल्यांकन। इसका मतलब क्या है कि सेंडर ने कुछ कम्युनिकेट किया और रिसीवर पहले ही मान लिया कि इसका मतलब तो यही होगा, उसने उसको मौका ही नहीं दिया कि वो और एक्सप्लेन करे। तो इसे हम लोग कहते हैं परसेप्शनल बैरियर, भावनात्मक अवरोध। इसमें क्या है कि जैसे कोई कम्युनिकेशन अभी कर रहा है, कोई आपको बात अपनी समझाने की कोशिश कर रहा है और पहले ही मान चुके तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो ऐसे ही बोलने वाले हो। तो ये क्या है, वो जो एक्चुअल में बोलना चाहता था वो रिसीवर तक नहीं पहुंचा पाएगा और ये भावनात्मक अवरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड टू। शारीरिक भाषा किससे संबंधित होती है, ये पर्सनल बैरियर से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज। कौन सा शारीरिक भाषा का प्रतिरूप है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था क्योंकि पैरा लैंग्वेज, साइलेंस ये दोनों हो सकते हैं और अगर इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए तो ये चारों हो सकते हैं। जैसे जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो 4 तरीके का होता है। हैप्टिक, हैप्टिक को हम लोग बोलते हैं जैसे हम लोग किसी से बात करते समय उसका हाथ पकड़ के बात करते हैं, उसके कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं, यानी कि जो टच लैंग्वेज होता है वो हैप्टिक का पार्ट होता है। और ये हिंदी में भी ऐसे ही पूछता है कि हैप्टिक का मतलब क्या है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टच लैंग्वेज। और एक होता है काइनेसिक्स। इसमें क्या है कि जो बॉडी मूवमेंट हम लोग करते हैं, हाथ पैर किस तरीके से गेस्चर पोस्चर हमारा है, ये काइनेसिक्स में आता है। वह एक होता है आपका वोकलिस। वोकलिस का मतलब क्या है, पैरा लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। शब्द एक ही है, उसका अलग अलग प्रयोग है। जैसे दोस्त आपका बोल दे कि अच्छा ठीक है तुम फ़ोन चलाओ अभी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ये हो गया। मम्मी यहीं पे बोल दें कि तुम फ़ोन चलाओ अभी मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, तो दोनों में क्या है, सेम सेंटेंस था, सेम वर्ड है, बस दोनों का टोन अलग है, टॉन्ट मारते हैं हम लोग एक दूसरे को। तो ये क्या है, पैरा लैंग्वेज है कि शब्द वही रहेंगे, मीनिंग उसका अलग अलग रहेगा। तो ये भी इसी का पार्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज का ही। और एक और होता है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स का मतलब होता है कि कितने स्ट्रक्चर ऑफ टाइम में हम लोग चीज़ों को बताते हैं। तो ये सब कुछ बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है। इसलिए मुझे इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि एक्चुअल में क्या हो सकता है। आप में से किसी को आ रहा होगा तो वो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज। कौन सा शारीरिक भाषा का स्वरूप नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स, ये तीनों इसके पार्ट होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इसका पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक भाषा के कितने स्वरूप हैं, तो कई सारे हैं, कहीं 16 लिखा हुआ है, कहीं 18 लिखा हुआ है, कहीं 11 लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे था 7, मैंने उसको टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोक्सिमिक्स। सामीप्य भाषा का क्या स्वरूप है, तो बॉडीली कांटेक्ट, ये हैप्टिक हो जाएगा। आई कांटेक्ट, अपीयरेंस, ये सब बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। सराउंडिंग क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बॉडी लैंग्वेजेज, शारीरिक भाषा कैसी होती है, तो वो स्ट्रक्चर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन इज़ द एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज, ये सभी होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, रेड कलर इज़ द इंडिकेशन ऑफ। लाल रंग किसको दर्शाता है, तो ये एक्साइट्स को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट्स। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत क्या आते हैं, तो चिन्ह, सिग्नल्स, इंडिकेशंस, ऑल ऑफ दीज होगा क्योंकि सभी आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक भाषा के क्या पार्ट नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, अपीयरेंस, सब होता है लेकिन रिटन नहीं होता है। ये क्वेश्चन आई थिंक ऐसे ही था, बस यहाँ पे ओरल लिखा हुआ था।
आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ गए हों। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मैंने देखा है जितने भी एनालिसिस हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ रिपीट भी किया हुआ है, तो अगर आप समझे रहेंगे तो उससे मिलता जुलता अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। और बिजनेस कम्युनिकेशन के फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड, सेकेंड पार्ट से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ चैनल पर अपलोड है, कुछ और हो जाएंगे, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।